चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। सो आर यू रेडी? ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सो हमने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर शुरू किया और ख़त्म भी कर दिया, और अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, एंड वी आर गोइंग फॉर चार्जेस ऑन असेट। कौन सा चैप्टर बोले एक बार जो से? चार्जेस ऑन असेट। छोटा मोटा चैप्टर है, फटाफट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? लेट्स गो। सबसे पहले तो चार्जेस ऑन असेट के सेक्शंस याद कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 10 ही सेक्शंस है, तुरंत से भी पहले याद हो जाने चाहिए। आर यू रेडी? लेट्स गो, ठीक है? सो चार्जेस ऑन असेट आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, यस और नो? बोलो हाँ है ना? ओके, फर्स्ट थिंग, चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज का मतलब होता है एक तो मॉर्गेज, नहीं तो प्लेज। जब आप कोई लोन लेते हो, कोई डेट क्रिएट करते हो, और बदले में आप जब कुछ गिरवी रखते हो, बदले में आप जब कुछ क्या करते हो बोले एक बार? गिरवी रखते हो, तो हम नॉर्मली उसको क्या कहते हैं? चार्ज क्रिएट करना। क्या कहते हैं बोले एक बार जोर से? चार्ज क्रिएट करना, ठीक है? सो चार्जेस ऑन असेट मॉर्गेज और प्लेज के ऊपर, ठीक है? लेट्स गो। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी। अगर आपको चार्ज रजिस्टर करना है तो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 77। अगर कंपनी खुद चार्ज रजिस्टर कर रही है तो कंपनी खुद क्या कर रजिस्टर कर रही है? चार्ज। लेकिन अगर होल्डर चार्ज रजिस्टर कर रहा है, कौन चार्ज रजिस्टर कर रहा है? होल्डर। जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया, ठीक है, और मैंने लैंड बिल्डिंग गिरवी रख दी, तो मैं कंपनी हो गया। होल्डर कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। मैंने चार्ज रजिस्टर करना है तो सेक्शन नंबर कौन सा है? 77। और अगर आईसीआईसीआई बैंक में रजिस्टर करना है तो सेक्शन कौन सा है? 78। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना। इस चार्ज में कोई भी चेंज करना है, क्या करना है बोले एक बार? चेंज। तो सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 79। कौन सा सेक्शन नंबर है बोले एक बार? 79। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। ये चीज को आपने याद रखना। और उसके बाद में थर्ड पार्टी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द चार्ज। कोई भी थर्ड पार्टी है तो उसको चार्ज का नॉलेज भी होना जरूरी है। दैट इज सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार जो से? 8। जोर से बोलो, सेक्शन कौन सा है? 8। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो एक बार वापस से बोलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी सेक्शन नंबर कौन सा? 77। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर सेक्शन कौन सा? 78। उसके बाद में चेंजेस इन चार्ज सेक्शन नंबर 79 एंड नॉलेज ऑफ चार्ज सेक्शन नंबर 80। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो हाँ या ना। उसके बाद में रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ द चार्ज बाय आरओसी सेक्शन नंबर कौन सा है? 81 एंड रजिस्टर ऑफ चार्ज बाय कंपनी सेक्शन नंबर कौन सा है? 85। अगर आप चार्ज का रिकॉर्ड रख रहे हो तो सेक्शन कौन सा आ रहा है बोले एक बार? 81। मतलब रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ रहा है चार्ज का, ठीक है? कि भैया आरओसी, जैसे मुंबई आरओसी है तो मुंबई आरओसी उसके मुंबई के सबर्ब में के जितने भी लोग हैं, वो जो भी चार्ज रजिस्टर कर रहे हैं, जो कंपनीज जो भी चार्ज रजिस्टर कर रही है, उन सभी चार्जेस का एक रिकॉर्ड रखेगी कि भैया मुंबई के आरओसी के कवरेज में जितने कंपनीज हैं, उन्होंने जितने भी चार्ज क्रिएट किए वो जाए एक जगह पे। दैट इज रजिस्टर बाय किसने बोले एक बार? आरओसी। किसका है बोले एक बार? आरओसी। और कंपनी जो सिर्फ कंपनी ने क्रिएट किए हैं वो 85 में। पर इन सेक्शन को इतना गौर से मत देखो क्योंकि दोनों डिलीटेड है, ठीक है? आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, मैं सिर्फ लॉजिकली आपको मेंशन करके रख दिया, ठीक है? क्योंकि आपका लिंक मिस ना हो सेक्शन का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद में फिर आता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, या असेट्स को उसने सेल आउट कर दिया। मैंने आईसीआईसीआई बैंक तो एक तो लोन रीपे किया, अगर लोन रीपे नहीं किया तो आईसीआईसीआई बैंक असेट को क्या कर देगी? सेल आउट। जोर से बोलो, क्या कर देगी? सेल आउट। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर अगर मैं बोलूं तो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय कंपनी अंडर सेक्शन नंबर कौन सा है बोले एक बार? 82। और बाय होल्डर अंडर सेक्शन कौन सा है बोले एक बार? 83। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? गिरा क्या कोई? ओके, सो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब मैंने खुद रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया तो मैं 82 में रजिस्टर करूंगा। लेकिन अगर कंपनी ने असेट आईसीआईसीआई बैंक ने उठा के बेच दी और आरओसी को कहीं से पता चला असेट उठा के बेच दी, तो दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय होल्डर और लेंडर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज बाय आरओसी। बाय क्या बोले एक बार? आरओसी। क्लियर है? एक बार सभी बोलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी 77, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर 78। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में चेंजेस इन चार्ज 79, नॉलेज ऑफ चार्ज 80। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में रजिस्टर बाय आरओसी 81, रजिस्टर बाय कंपनी 85। क्लियर है? फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय कंपनी 82, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बाय होल्डर, लेंडर और आरओसी 80। क्लियर है कंसेप्ट?
फिर बचते हैं कुछ 2-3 सेक्शन, जैसे अगर आईसीआईसीआई बैंक को असेट सेल करनी है तो वो लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। क्या अपॉइंट करेगा बोले एक बार, जो से लिक्विडेटर। उसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा है, 84। ठीक है, अगर असेट सेल करनी पड़ी, लोन रीपे नहीं किया तो असेट सेल करेंगे ना, ये सुनना, तो 84। उसके बाद में कॉन्ट्रावेंशन क्या चैप्टर का, तो 86, और सीजी के पावर्स दिए गए हैं 87 में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, जोर से बोले सर। नो, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी 77, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर 78, चेंजेस इन चार्ज 79, नॉलेज ऑफ चार्ज 80, उसके बाद में रजिस्टर 81 बाय आरओसी, 85 बाय कंपनी, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय कंपनी 82, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बाय आरओसी 83। क्लियर है कंसेप्ट सबको, यस सर। नो, 84 में हम किसको अपॉइंट करते हैं, लिक्विडेटर। क्लियर है कंसेप्ट। 85 तो रजिस्टर का हो गया, फिर उसके बाद में बचा कौन सा, 86 में कॉन्ट्रावेंशन, 87 में पावर्स ऑफ सीजी। समझ में आ रहा है पक्का, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। ये चार्ट है, सेक्शन अगर थोड़े बहुत याद हो गए होंगे, चार्ट लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट। आपका एक पेज ब्लैंक होगा, ठीक है, पेज नंबर कौन सा है वो बताओ जरा, 6.3 ब्लैंक होगा, उसके ऊपर लिख लो, गो फॉर इट फास्ट।
चलो हो गया सबका। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो सर नो। चलो हो गया सबका। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं 77 78 वगैरह से, ठीक है। सेक्शन नंबर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले चार्जेस क्या होता है उसको पहले प्रॉपरली एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको, कनेक्शन है कि लूज कनेक्शन है? आ गया। ओके, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार चार्जेस ऑन असेट को हमको देखना है, ठीक है। बड़े अच्छे से ध्यान देना। कहाँ गया? ओके, ध्यान देना अच्छे से। समझो रागा ने कंपनी फॉर्म की, दैट इज कौन सी बोले एक बार उसे, पप्पू लिमिटेड। और पप्पू लिमिटेड ने आईसीआईसीआई बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया और बदले में बिल्डिंग अंडर क्या कर दी बोले एक बार उसे, चार्ज। क्या अंडर चार्ज कर दी बोले एक बार उसे, बिल्डिंग। ऐसे सिचुएशन में अगर पप्पू लिमिटेड में अगर लॉस होना शुरू हो गया, क्या होना शुरू हो गया बोले एक बार उसे, लॉस। और पप्पू लिमिटेड में लॉस हुआ तो कंपनी गई है वाइंडिंग अप में। कहाँ गई बोले एक बार, वाइंडिंग। अब नॉर्मली हमने जब लोन लिया 200 करोड़ का और बिल्डिंग दे दी तो दैट इज वी हैव क्रिएटेड अ चार्ज। हमने कोई फिक्स असेट दे दी तो वी हैव क्रिएटेड अ फिक्स चार्ज, क्लियर है। बट चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स चार्ज, दूसरा होता है कौन सा, फ्लोटिंग चार्ज। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज के बीच में डिफरेंस क्या है वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है जब आप कोई क्रिस्टल क्लियर असेट मॉर्गेज करते हो। फ्लोटिंग चार्ज कोई चार्ज नहीं है, फ्लोटिंग चार्ज ये सिर्फ वादा है। फ्लोटिंग चार्ज कोई चार्ज नहीं, ये सिर्फ वादा है, एक प्रॉमिस है कि आगे जाके अगर कंपनी में कोई गलत सलत इवेंट हुआ, कि आगे जाके कंपनी में कोई गलत इवेंट हुआ, जैसे वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, कंपनी का लॉकआउट हो गया, कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो आगे जाके कोई भी गलत सलत इवेंट हुआ तो कंपनी के पास जितने भी असेट है वो अंडर चार्ज आ जाएंगे। कंपनी के पास जितने भी असेट है वो अंडर क्या आ जाएंगे बोले एक बार, चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। सो अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स चार्ज की, तो फिक्स चार्ज में क्या होता है, लोन लेते हैं, जो असेट है वो दे देते हैं। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में हम वादा देते हैं, कोई चार्ज नहीं है, हमने सिर्फ प्रॉमिस किया कि अगर कंपनी के साथ कुछ गलत हुआ तो जितनी कंपनी की असेट बाकी है, जो चार्ज में नहीं है, जो फ्री है, इंक्लूडिंग स्टेट डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, सब कुछ, इवन करंट असेट्स ऑल्सो, वो हम आपको दे देंगे अगर कोई इवेंट हुआ। और वो इवेंट लिखना पड़ता है एग्रीमेंट में। वो इवेंट एग्रीमेंट में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हमसे लिखवा लेगी कि इफ योर वर्कर गोज ऑन द स्ट्राइक देन फ्रॉम दैट डे द लोन ऑफ 200 करोड़ विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिमेनिंग असेट्स इन द कंपनी। इसलिए देखना हमेशा फिक्स असेट फिक्स चार्ज में होते हैं और फ्लोटिंग चार्ज में करंट असेट्स ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बचते ही करंट असेट्स है, क्योंकि बचे हुए असेट तो फिक्स चार्ज में निकल लिए ना, और आपके पास बचा क्या, करंट असेट्स बचे, इन्वेस्टमेंट बचे। तो फ्लोटिंग चार्ज में हमेशा रिमेनिंग असेट्स होते हैं। आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन से रिमेनिंग असेट्स के ऊपर ये चार्ज बनेगा, ये भी डिफाइन कर सकते हो कौन से असेट। आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं इन्वेस्टमेंट पे नहीं बनेगा, सिर्फ करंट असेट पे बनेगा। उसमें भी बोल सकते हो कि नहीं भाई करंट असेट में भी सिर्फ डेटर पे बनेगा। ये आप एग्रीमेंट। फ्लोटिंग चार्ज इज वेरी फ्लेक्सिबल, आप कौन से टाइप का वादा देते हो इसके ऊपर चीजें डिपेंड है। अगर आप वादा दे सकते हो कि नहीं भाई डेटर वाला तो डेटर वाला, आप वादा दे सकते हो कैश वाला कैश वाला, डेटर कैश ये सबका वादा दे सकते हो सब वाला। इवन फिक्स असेट भी फ्लोटिंग चार्ज में जा सकती है। अगर आपकी फिक्स असेट बहुत अच्छी है, कंपनी की हालत बहुत तगड़ी है, आपको सामने वाली बैंक बोल रही है फिक्स चार्ज दे, आप बोल रहे हो हट, कंपनी की हालत देख, नेटवर्क देख, लिक्विडेशन किया तो तेरे को डबल पैसा देके जा सकते हैं हम, इतना हालत अच्छा है, और तुम हमको फिक्स चार्ज मांग रहे हो, नहीं देंगे। फिर बैंक बोला फिर यार कोई इवेंट हुआ, कुछ गलत सलत हुआ तो आप बोलते हो कि ठीक है ना, गलत हुआ तो ना, तो चलो एक वादा देते हैं कि भाई अगर हमारे कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो जितनी फिक्स असेट है वो तेरे चार्ज में। लेकिन जब वाइंडिंग अप हुआ उस दिन, अगर वाइंडिंग अप नहीं हुआ तब तक तो कुछ नहीं बोलेगा। तो नॉर्मल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जैसे हमारे बाकी क्रेडिटर्स है जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, वैसा ही तू है, लेकिन इवेंट हुआ तो तू सिक्योर्ड है।
तो फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अ चार्ज, इट इज जस्ट अ प्रॉमिस कि आगे जाके फिक्स चार्ज किसी इवेंट पे बन सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। सो कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, देन ऑल द असेट्स रिमेनिंग आफ्टर द फिक्स चार्ज विल बी मॉर्गेज टू द बैंक। कंपनी अगर वाइंडिंग अप में गई तो फिक्स चार्ज के बाद जितनी भी असेट्स बची है वो बैंक के पास जाएगी, ठीक है, फिक्स चार्ज छोड़ के। वही तो हम वादा दे रहे हैं अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो। कंपनी वेंट इनटू वाइंडिंग अप, any asset remaining such as fixed asset, investment, current assets, debtors, cash, bank, ये सभी के सभी फ्लोटिंग चार्ज में जाएगी। क्लियर है कंसेप्ट? अगर ये बची होगी तो इफ कंपनी डज नॉट गो इनटू वाइंडिंग अप तो क्या होगा? द असेट्स ऑफ द कंपनी विल बी इंटैक्ट अदर देन दोस व्हिच आर अंडर फिक्स्ड चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो मुझे तो फ्लोटिंग चार्ज ये कोई चार्ज है या सिर्फ वादा है? द चार्ज विच क्रिस्टलाइजेस ऑन ऑकरेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, ऐसा चार्ज जो क्रिस्टलाइज होता है, जो फिक्स होता है कोई इवेंट होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में फ्लोटिंग चार्ज? ये आपके बुक में है क्या डायग्राम? जरा बताइए मुझे एक बार। ये वाला सेम बनाया है एग्जैक्टली, यस और नो? एक बार उसको रेफर कर लो प्लीज। ये सब पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, देखिए प्लीज। ओके चलो लिख लिया, चेक कर लिया सबने? बोलो यस और नो। ओके, यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया? एक बार अपन फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज का डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है? सो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उसके ऊपर ही जाते हैं सीधा सीधा। फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज का डिफरेंस सीधे, ठीक है? आपके बुक में भी होगा, है या नहीं है? बोलो यस और नो। चलो तो आ जाइए, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज का डिफरेंस। फिक्स चार्ज जो कौन सा चार्ज बोले एक बार? जैसे लीगल चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज ये इक्विटेबल चार्ज है, मतलब ये चार्ज नहीं है पर चार्ज बन सकता है। इक्विटेबल, इक्वल नहीं है, इक्विटेबल है कि बनने लायक है। समझ में आ रहा है? वादा है। फिर इट इज अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक एंड असर्टेन्ड असेट्स, एग्जिस्टिंग असेट्स। इट इज अ चार्ज ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर असेट्स, नो स्पेसिफिक असेट। ये फ्यूचर प्रेजेंट असेट्स के ऊपर है, कोई स्पेसिफिक असेट्स के ऊपर नहीं है। थर्ड, कंपनी कैन नॉट डील विद द असेट्स एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। कंपनी इन असेट्स में डील नहीं कर सकता एक्सेप्ट आप चार्ज होल्डर का कंसेंट लो, ठीक है? यहां पे कंपनी इज फ्री टू यूज और डील विद द असेट्स द वे लाइक्स अंटिल द चार्ज बिकम फिक्स, ठीक है? कंपनी फ्री है डील इन द असेट्स जिस प्रकार कंपनी को यूज करना है, क्योंकि हमने असेट तो फिक्स नहीं किया ना फ्लोटिंग चार्ज वाले। हमने क्या बोला था? जो रिमेनिंग है उसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा। अब रिमेनिंग के उनके लिए अपन बिजनेस थोड़ी ना रोकेंगे, अपने बिजनेस में तो असेट्स आते जाते रहेंगे, कैश, बैंक, डेटर वेटर तो चेंज होते रहेंगे। तो ये असेट फिक्स नहीं है, ये असेट चेंज होने वाले, वेरिएबल है। लेकिन जिस दिन इवेंट होगा उस दिन देखेंगे कि कितने असेट्स है, उस दिन फिक्स हो जाएंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। नीचे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फिक्स चार्ज ऑन मूवेबल असेट इज नॉट कंपलसरी। मूवेबल असेट के ऊपर फिक्स चार्ज का रजिस्ट्रेशन ये जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल काइंड्स ऑफ असेट इज कंपलसरी। फ्लोटिंग चार्ज का सभी असेट के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ असेट इज कंपलसरी बाय लॉ। मतलब आपको अगर असेट फिक्स करनी है, जिस दिन आपका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाएगा तो पता होना चाहिए ना कितनी असेट्स है, लिस्ट बनना चाहिए ना नॉर्मली कितनी असेट्स है, हाँ या ना? सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल काइंड्स ऑफ असेट इज कंपलसरी बाय क्या बोले एक बार? लॉ। आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आपको असेट फिक्स करनी पड़ेगी जिस दिन इवेंट होगा। समझ में आ रहा है पक्का एवरीबडी? यस और नो? क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नीचे, अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चेहरे पे 12 क्यों बजे तुम्हारे? पक्का समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फिक्स चार्ज हैज ऑलवेज प्रायोरिटी ओवर फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का हमेशा फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट में प्रायोरिटी रहेगा। पहले आप पूरा पेमेंट फिक्स चार्ज को करोगे, फिर बचा तो फ्लोटिंग चार्ज को करोगे। क्लियर है? लास्ट वाला, एम्ब्यूलेटरी एंड शिफ्टिंग इन कैरेक्टर। एम्ब्यूलेटरी मतलब वेरिएबल, चेंज होने वाला। फ्लोटिंग चार्ज ये फिक्स नहीं है, इट इज चेंज।
वादा है कि भाई जितने असेट बचे जितने नहीं बचे, इवेंट हुआ नहीं हुआ, काइंड ऑफ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? तो डिफरेंस देख लीजिएगा, आपके बुक के अंदर मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। समझ में आया पक्का? फ्लोटिंग चार्ज में फ्रॉड नहीं हो सकता। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर फ्रॉड करना, उल्टा फिक्स चार्ज के अंदर एक आध बार जल्दी फ्रॉड हो जाएगा, पर फ्लोटिंग चार्ज में निशान बेटा फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि आप एज कुछ दे ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ वादा दे रहे हो, ठीक है। असेट्स तो सब अपनी है, जब वो इवेंट होगा तब जाके कोई असेट जाएगी, तो फ्रॉड के चांसेस फिक्स में ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर ने खुद के फ्रेंड से लोन ले लिया एंड असेट गिरवी कर दी, यहाँ फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन डायरेक्टर ने उसके फ्रेंड से लोन लिया और उसको वादा दे दिया, तो यहाँ डायरेक्टर ने फ्रेंड के साथ ही फ्रॉड कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? वो वादे के भरोसे भी जी रहा है। आइडिया क्लियर है? तो फ्लोटिंग चार्ज में बहुत कम चांसेस है फ्रॉड के, बट फिक्स चार्ज में बहुत ज़्यादा चांसेस है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले यस सर ना। तो ये चीज़ कोई बड़े अच्छे तरीके से आपने याद रखिएगा, ठीक है। अब फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज का ये डिस्कशन होने के बाद में नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट वाले इसके ऊपर। सेम बुक में के अंदर भी दिया है ना, अब डिफरेंस बेस्ट है, कोई दिक्कत चले। उसके बाद में अब हम जा रहे हैं सेक्शन नंबर 77 एंड सेक्शन नंबर 78 पे। पढ़ाऊँ या बहुत हो गया? थक गया? पढ़ाऊँ? चलो लेट्स गो, पढ़ाओ, फास्ट ट्रैक है, चलने दो, लेट्स गो। सो 77 78 जरा अच्छे से समझना, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। जब भी कंपनी लोन लेती है और कोई भी असेट अंडर चार्ज देती है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना। अगर कंपनी ने 1 जून 2025 को चार्ज क्रिएट किया, तो कंपनी ने नॉर्मली 30 डेज के अंदर CHG फॉर्म नंबर 1 आ गया। ई फॉर्म, सर यहाँ चैप्टर शुरू नहीं होता, ई फॉर्म पहले आ जाते। CHG फॉर्म नंबर 1 में 30 दिन के अंदर, मतलब 1 जुलाई 2025 तक के चार्ज रजिस्टर करना जरूरी है ROC के साथ। CHG फॉर्म नंबर 1 में ROC को जैसे ही आप चार्ज रजिस्टर करोगे, ROC CHG फॉर्म नंबर 2 में कंपनी को एक सर्टिफिकेट फेंक के मारेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, और दूसरा सर्टिफिकेट CHG 3 में फेंक के मारेगा होल्डर को। CHG 3 में किसको फेंक के मारेगा बोले एक बार, जो से होल्डर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले एक बार, सर नो। आइडिया क्लियर है मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ? और अगर रजिस्ट्रेशन आपने ठीक से नहीं किया 30 डेज में एज अ कंपनी, तो वो 30 डेज एक्सपायर होने के बाद में, इफ नॉट इन 30 डेज, होल्डर के पास राइट आ जाता है फ्रॉम 1 जुलाई 2025 कि वो खुद चार्ज रजिस्टर करे, और उसके लिए वो CHG 9 फाइल करेगा। मतलब पहले तो कंपनी करेगी, और कंपनी ने 30 दिन में चार्ज रजिस्टर नहीं किया, तो होल्डर को राइट आ जाएगा कि वो चार्ज रजिस्टर करे। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? कंपनी रजिस्टर करेगी CHG 1 में, होल्डर काय में करेगा CHG 9 में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर ROC को जब वो बोलेगा कि चार्ज रजिस्टर करो, इसके लिए कोई समय प्रिस्क्राइब नहीं है, जैसे यहाँ 30 डेज, और अगर रीजनेबल रीजन रहे तो 60 डेज प्लस 60 डेज 120 तक के एक्सटेंड हो सकता है। वैसे इस साइड कोई भी रीजन नहीं है, इस साइड कोई भी टाइम लिमिट एज सच नहीं है, क्योंकि होल्डर कभी भी फ्री है, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की बात है, वो लेंडर है, उसके पैसे की बात है, इसलिए यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन ROC को जब बोला कि चार्ज रजिस्टर करे बाय होल्डर, तो ROC को एटलीस्ट कंपनी को पूछना तो पड़ेगा ना भाई, कि एक ऐसा एप्लीकेशन आया है कि तूने लोन लिया है, बता भाई सच में लिया है क्या? नहीं तो एवी ROC रजिस्टर कर देगा तो किसी के नाम पे भी होल्डर लोन पे डाल दे, हाँ है ना? तो ऐसे सिचुएशन में ROC पूछेगा कंपनी को कि भाई सच में दिए लोन वोन लिया है तुमने, ऐसा कुछ है ना? और फिर कंपनी रिप्लाई देगा, ये वाला नहीं सॉरी, फिर कंपनी रिप्लाई देगा कि यस हमने लोन लिया है, या नो हमने लोन नहीं लिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो, एक तो लोन लिया है, नहीं तो लोन नहीं लिया है। सो ROC कंपनी से पूछेगा नोटिस देके। अगर ROC को कंपनी ने हाँ बोल दिया, तो अगेन सेम सर्टिफिकेट इशू करो एज यूजुअल, और सर्टिफिकेट इशू का प्रोसेस सेम है। CHG 2 में किसको? कंपनी को, एंड CHG 3 में किसको? होल्डर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं नंबरिंग कर दूँ, ठीक है, आपके लिए। स्टेप नंबर 1, कंपनी शॉल फाइल विद किसके साथ बोले एक बार? ROC, ठीक है। फिर ROC सवाल पूछेगा किसको बोले एक बार? ROC सर्टिफिकेट देगा किसको? एक कंपनी को और एक होल्डर को, 2A 2B। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन अगर कंपनी ने नहीं किया तो 30 डेज के अंदर कौन रजिस्टर कर सकता है? होल्डर। 30 डेज में कंपनी ने नहीं किया तो कौन रजिस्टर करेगा? होल्डर। फिर ROC कंपनी को नोटिस भेजेगा कि सच में बता, फिर कंपनी रिप्लाई करेगी पॉइंट नंबर 6 के अंदर, और फिर वापस सर्टिफिकेशन का प्रोसेस 7 सर्टिफिकेशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो यस और नो, मार्किंग कर लो।
चलो डन, बोलो हाँ है ना। सर अब स्टॉप कर दो, जीवन में सब ऊपर से जा रहा है। हाँ बेटा, इसलिए मैंने पूछ लिया 77 78 के पहले, मेरे को मालूम था टेक्निकलिटी आएगी, उड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक बार 77 78 रीड करके देखो, समझ में आ रहा है क्या प्लीज़। हम्म, 60 + 60 अगर आपके पास रीज़न है स्पेसिफिक, और ये सेक्शन नंबर 87 में मेंशन किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आपके पास अगर रीज़न है तो आपका डिलेज कंडोन कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं 60 डेज + 60 डेज इफ़ यू हैव टाइम, जैसे कोरोना, ठीक है, या और कोई नेचुरल कैलेमिटी, तो आपको फर्दर टाइम दिया जा सकता है। चलो डन, पढ़ लो एक बार। चलिए, ये मार्किंग कर लिया सबने, यस और नो? डन एवरीबॉडी, यस और नो? ओके, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द चार्जेस ऑन असेट चैप्टर, याद है यस और नो? एक बार सेक्शन रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मुझे तो चार्जेस ऑन असेट के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 7 से 77 से लेके कहाँ तक बोले एक बार? 87। समझ में आ रहा है पक्का, यस और नो? सो एक बार सेक्शन रिवीजन कर लेते हैं, आ जाइए फटाफट। B6, चलो जितने भी हमारे अभी तक हुए हैं सबके सब एक साथ, ठीक है? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, सेक्शन नंबर 3 किसका है? फॉर्मेशन। सेक्शन नंबर 4 MOA 5, AOA 6, एक्ट टू ओवरराइड 7, जोर से बोलो 7 किसका है बोले एक बार? इनकॉर्पोरेशन। 8 NPO, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 इफेक्ट ऑफ MOA, 11 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 10 गया, हाँ सॉरी 10 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, 13 अमेंडमेंट ऑफ MOA, 14 अमेंडमेंट ऑफ AOA, 15 amendment copies and all copies, 16 name, 17 inspection, 18 conversion, 19 subsidiary shall not hold shares in holding company. कुछ याद है yes or no? 20 service of document, 21 authentication, 22 bill of exchange and promissory note, 23 नहीं हुआ है prospectus allotment of share, 23 से कहाँ तक है बोले एक बार? जो से 42,
फिर 43 से लेके 72 क्या है बोले एक बार, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। 73 से लेके 76 है डिपॉजिट। कल हमने चैप्टर शुरू किया था चार्जेस ऑन असेट, राइट। तो 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय कंपनी, 78 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय होल्डर्स, 79 चेंजेस इन चार्ज, 80 नॉलेज ऑफ चार्ज, 81 रजिस्टर बाय आरओसी, 82 satisfaction of charge by company, 83 satisfaction of charge by holder, 84 liquidator, 85 deleted है but that is register of charge by company, 86 contravention, 87 power of CG, yes or no, ठेवून दे इथे नंतर करून घेऊ चेंज। उसके बाद में 88 ROM, 89 रोबो, 90 इन्वेस्टिगेशन इन रोबो, 91 क्लोजर, 92 एन्युअल रिटर्न, 93 डिलीटेड। ऐक ना, कॅमेरा इकडे सारखा ना थोडा, कॉर्नरला घे, या साईडला घे, या साईडला, उलटा चालला, उलटा चालला, या साईडला, अजून या साईडला, अजून 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 थोडा इकडे घे, कट, हां थोडा राईट लेफ्ट, इकडे इकडे फिट करून द्या, ओके। उसके बाद में 93 किसका है, डिलीटेड, 94 रजिस्टर्ड आरओ, 95 96 एजीएम, 97 एजीएम बाय एनसीएलटी, 98 ईजीएम बाय एनसीएलटी, 99 पेनल्टी, 100 ईजीएम, 101 ऑर्डिनरी नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, 106 रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, 107 शो ऑफ हैंड, 108 इलेक्ट्रॉनिक, 109 पोल, 110 पोस्टल बैलॉट, 111 सर्कुलेशन, 112 गवर्नमेंट प्रॉक्सी, 113 114 रेजोल्यूशन, 115 स्पेशल नोटिस, 116 एडजर्नमेंट, 117 इंस्पेक्शन, 118 मिनट्स, 119 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, 120 इलेक्ट्रॉनिक, 121 फाइलिंग ऑफ मीटिंग, 122 एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर टू द ओपीसी। हो गया सबका, ये सर ना। ये होने के बाद में एमजीटीज याद है सबको, एक बार देख लो, एमजीटी रीड कर लो फटाफट फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। कैमरा क्यों चला गया किसी को, एमजीटीज याद कर लो, परसों आईएनसी किए थे ना, ये सुनो, एमजीटीज कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में भी कृपया एमजीटी याद कर लीजिए। याद हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज। चलो डन है एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना एवरीवन, यस और नो। चलो बहुत बढ़िया, शानदार।
सो यहाँ आपका डन होता है, दैट इज माई एमजीटी। सो एक बार एमजीटी सभी के सभी बताओ मुझे फटाफट फटाफट एवरीवन, ठीक है। एमजीटी फॉर्म नंबर 1, रजिस्टर ऑफ मेंबर 2, डिवेंचर होल्डर 3, फॉरेन रजिस्टर 4, beneficial owner by registered owner 5, beneficial owner by beneficial owner 6, company to ROC 7, annual return 8, signing 9, extract of annual return in the board report 10, नहीं है 11, proxy 12, कौन सा पेपर बोले एक बार उसे, पोलिंग पेपर, ठीक है, उसका रिपोर्ट पोल का 13, 14, फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन 15, फाइलिंग ऑफ मीटिंग। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोले वैसे ना। चलो एमजीटीज हमारे हो गए, आज हम बढ़ते हैं आगे। कल हमने चार्जेस ऑन सेट चैप्टर शुरू कर दिया था, बोले वैसे ना, और चार्जेस ऑन सेट के अंदर मैंने आपको मेंशन किया था किस प्रकार चार्जेस वाले सिचुएशन को हमको हैंडल करना है। आज मैं बढ़ रहा हूँ आगे, हम बढ़ रहे हैं चार्जेस ऑन सेट के अंदर ही आगे। रेडी, लेट्स गो। मैं बेसिक मेरे इसमें, हाँ अच्छा उसमें फील नहीं किया क्या, ठीक है, चार्जेस कंप्लीट कर लेते फिर दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। चलो बेसिकली मैं ओल्ड बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे बैच के अंदर, ऐसा नहीं नई बुक नहीं मेरे पास, पर ओल्ड बुक के अंदर सभी के सभी चार्ट्स बनाए गए हैं बेसिकली, ठीक है। तो उसमें से कुछ मिस आउट ना हो, मैं इस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कल मेरे को लाइव स्ट्रीम में से किसी ने तो भी क्वेरी कर दिया था कि सर आप ओल्ड बुक से क्यों पढ़ा रहे हो, मतलब भाई उसके अंदर सभी चार्ट्स जो इंपॉर्टेंट है रेगुलर बैच के वो सबके सब उसी के अंदर रखे हुए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और एनीवेज आपके हाथ में न्यू बुक ही है, तो अगर इनकेस कुछ भी मिस आउट होता है तो आपको इमीडिएटली समझ में भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सोलेट करना अच्छी तरीके से। सो 77 और 78 ये सेक्शन होने के बाद में हम जा रहे हैं 79 के ऊपर। रेडी, पूरा ध्यान देना। 79 ये कहता है, बहुत सिंपल है 79, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। 79 के इतना जीवन के अंदर, एक मिनट मुझे एक सेकंड दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसका बार बार इरिटेशन ख़त्म कर दूँ लाइफ में। लाइव स्ट्रीम में भी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट फिलहाल इसको देखते रहो। सो अब वो नहीं हटेगा, लेट्स गो। सो 79 ये सेक्शन काफ़ी आसान है। सेक्शन नंबर 79 में बस इतना ही बोला गया है, बहुत ही सिंपली, कि कभी अगर आपने चार्ज को अगर चेंज कर दिया, चार्ज को आपने क्या कर दिया बोले एक बार चेंज, तो आपको 77 वाला प्रोसेस जो है वो पूरा वापस से करना पड़ेगा फॉर चेंजेस इन चार्ज, ठीक है। अगर आपने चार्ज जो रजिस्टर है उसको चेंज कर दिया, तो सेक्शन 77 का जो प्रोसेस है कल वाला कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंदर CHG1, फिर ROC उसको चेक करेगा, फिर आपको सर्टिफिकेट देगा CHG2 में और CHG3 में, वो पूरा प्रोसेस वापस रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ उसके अंदर बोली है। समझ में आ रहा है सबको, ये सुनना, तो उसको एक बार रीड करके देखिए फटाफट फटाफट।
प्रपोर्शनेटली, पहिलीपासून होते प्रपोर्शनेटली. चलो पढ़ लिया सबने? यस ना? डन. सो आ जाइए फटाफट. इसके लिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम भी दिया है, आपके इसमें हो सकता है ये चार्ट हो. रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए 2 सेक्शन दिए गए हैं. दैट इज आपका सॉरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए 2 सेक्शन दिए गए हैं. दैट इज आपका सेक्शन नंबर कौन सा? 77. एंड सेक्शन नंबर कौन सा? 78. वही चेंजेस इन चार्ज के लिए, दैट इज पे बैक करना है. चेंजेस इन चार्ज मतलब आपने चार्ज क्रिएट कर दिया और उसको पे बैक करना है, पेमेंट वापस करना है बैंक को, या आपने इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज किया है, या असेट्स के अंदर चेंज किया है चार्ज के, एक्सेट्रा. तो कोई भी छोटा मोटा चेंज जो आप लोन में करते हो उसे चार्ज का चेंज ही माना जाता है. ठीक है, तो उसके लिए आपको हमेशा कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? दैट इज सेक्शन नंबर 77. ठीक है, फिर उसके बाद में आता है सेक्शन नंबर 80 जो है नॉलेज ऑफ चार्ज का. ठीक है, नॉलेज ऑफ चार्ज के लिए थोड़ा सा आपको सोगा का ज्ञान होना चाहिए. सोजा, फाउंडेशन में तुमने सोजा पढ़ा था ना, जो पढ़ते पढ़ते तुम सो गए थे, ये सुनो. सोजा के अंदर एक मस्त वाला केस था, अगर आपको याद होगा तो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा. ओके, जैसे नाम बोलो आपका, कैल्या. आपका नाम बोलो, कृष्णा, कृष्या. ठीक है, कैल्या ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया. ठीक है, और कैल्या के पास एक घोड़ा था, व्हाइट हॉर्स. तो कैल्या ने वो गिरवी रख दिया. वो क्या कर दिया बोले, कोई जैसे गिरवी रख दिया. एक दिन कृष्णा कैल्या के यहाँ घूमते फिरते आया. अभी तक कैल्या ने घोड़े का पोजीशन बैंक को नहीं दिया था. घोड़ा अभी भी कैल्या के पास था, 1-2 दिन बाद पोजीशन देना जरूरी था. कृष्णा ने देखा कि बोले एक मस्त कलर का सफेद घोड़ा है, कृष्णा को पसंद आया. कृष्णा बोले ये घोड़ा तो मुझे बेच दे, ये घोड़ा तो मुझे बेच दे. और कैल्या ने ये घोड़ा कृष्णा को बेच दिया, और कृष्णा ने 50 लाख रुपए में घोड़ा खरीद लिया. मुझे एक बात बताओ, घोड़े के साथ क्या होगा? घोड़ा किसके पास जाएगा? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कैल्या, ऑप्शन डी घोड़ा भाग जाएगा. बोलो किसके पास जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? अगर कृष्णा ने ये गुड फेथ में परचेज किया है घोड़ा, तो किसके पास जाना चाहिए घोड़ा? जोर से बोलो, किसके पास जाना चाहिए? कृष्णा. सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि भैया आपने अगर किसी को भी गुड फेथ में कोई भी चीज सेल की तो उसके पास ओनरशिप जाना चाहिए. इसके एग्जैक्टली अपोजिट इंटरप्रिटेशन चार्जेस ऑन असेट का है. एग्जैक्टली अपोजिट इंटरप्रिटेशन का इसका है बोले एक बार, चार्ज ऑन असेट का है. बड़े अच्छे से ध्यान देना. कैल्या ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया 200 करोड़ का, और जो घर था वो बैंक को गिरवी कर दिया. घर का पोजीशन अभी तक बैंक ने लिया नहीं था. कृष्णा, कृष्या एक दिन कैल्या के घर आया. कृष्णा को पसंद आया घर, बोले बहुत अच्छा है, क्या बेचेगा? कैल्या बोले हाँ, पूरा घर बेच दूंगा. तो कृष्णा ने लगे 10 करोड़ का चेक निकाला, कैल्या को दे दिया. कैल्या ने लगे चाबी कृष्णा को दे दी. डन हो गया मामला. बताओ घर का ओनरशिप किसको जाएगा? क्या घर भाग जाएगा? घर का ओनरशिप किसको जाएगा? बैंक को, कैल्या को, कृष्णा को? ये भी गुड फेथ में परचेस किया है, किसको जाएगा? बोलो, इसका ओनरशिप किसको जाएगा? तो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाले प्रोविजन नहीं लगते हैं. यहाँ ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी बंदा ये परचेस कर रहा है घर, सेक्शन 80 कहता है कि हम ये अज्यूम करेंगे, अज्यूम, कि जो बंदा ये परचेस कर रहा है उसे ऑलरेडी चार्ज का नॉलेज है. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो इट इज अज्यूम्ड दैट द थर्ड पार्टी, दैट इज कृष्या, हैव द नॉलेज अबाउट द चार्ज ऑफ द asset. Are you understanding?
सो असेट जाएगी बैंक के पास, पैसा जाएगा कृषा के पास, कैला के पास कुछ नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है। जोर से बोले सर ना, जो 10 करोड़ दिए वो वापस देने पड़ेंगे विद द इंटरेस्ट। यहाँ तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोले सर ना, पक्का समझ में आया? सेक्शन नंबर 80 पढ़ के देखो एक बार फटाफट। घोड़ा निकालना है आपको, हाँ वही तो डिसीजन बोला मैंने। घर जाएगा बैंक के पास, पैसा वापस आएगा कृष्णा के पास। हाँ हाँ अपोजिट है नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये दोनों एग्जैक्टली। घर जाएगा बैंक के पास, डिसीजन। इधर घर कृषा के पास, घोड़ा कृषा के पास जा रहा था। मतलब हमें वही तो बोला कि सोगा में ये होता था, यहां पे घर जाएगा बैंक के पास। कंफ्यूजन क्या है? नहीं, आपको सेकंड वाला ही इंप्लीमेंट करना है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले वाला मैंने मेंशन किया, वही कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले वाला मेंशन किया, तो कंफ्यूजन हो गया। समझ रहे हो? आपका घर बैंक के पास ही जाएगा। यहाँ यह अज्यूम किया जाएगा कि किशा को ऑलरेडी नॉलेज था, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया यहाँ तक के? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो सर ना। शाला डन। क्या हो गया सर? वॉल्यूम इंक्रीज करो, वॉल्यूम बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो। जीवन में कान फट जाएंगे तुम्हारे। हेलो 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 भगवान, हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है अच्छे से अभी? ये सुनो, अब बढ़ा दिया वॉल्यूम। और कितना बढ़ाऊं? चलो डन एवरीबॉडी। जिसको उसको ड्रॉ करना ही है ड्रॉ कर लो। ठीक है, चार्जेस ऑन एसेट में क्या अप्लाई होगा और सोगा में क्या अप्लाई होगा? दिया है, घोड़ा भी दिया है। शिट मैन, एक और डिजाइनर अपॉइंट करता घोड़े के लिए। डन हो गया सबका? 80 ये सुनना, पक्का समझ में आया 80? ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोलेट करना, जिसको भी चाहिए फोटो खींच लो, टाइम पास मत करो नालायक लोगों। ठीक है, फोटो खींच लो, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। ये चीज होने के बाद में अब हम जाने वाले हैं सेक्शन नंबर कौन सा है बोले बाजू से? 82 एंड 83, दैट इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि 81 तो डिलीटेड है, 85 भी डिलीटेड है। अब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की, चार्ज सेटिस्फेक्शन। रेडी, लेट्स गो। व्हाट डू यू मीन बाय सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज? तो बात यह है कि जब नॉर्मली सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज मतलब भैया पैसा मिल गया नहीं, 2-3 तरीके से चार्ज सेटिस्फाई हो सकता है, मतलब चार्ज खत्म हो सकता है। पहला तरीका, अगर आपने लोन पूरा रीपे कर दिया तो भी चार्ज सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा तरीका, अगर बैंक ने आपकी असेट उठा के बेच दी तो भी चार्ज सेटिस्फाई हो सकता है। तीसरा तरीका, बैंक ने आपकी असेट एवी रिलीज कर दी, रेमिशन, कोविड के ड्यूरेशन में, कि बोले जाने दो, तो भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है लोन चल रहा है फिर भी बैंक बोले कि नहीं सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, असेट ले जा घर पे, सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई, तेरे ऊपर बहुत भरोसा है, तो भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज हो सकता है। सो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। रीपेमेंट से हो सकता है, असेट रिलीज से हो सकता है, असेट सेल से हो सकता है, रेमिशन से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। पर जब भी आपका सेटिस्फेक्शन हो, देखो मैंने मेंशन करके रखा है, लोन रीपे, अदर कंसिडरेशन, असेट इन चार्ज इज रिलीज, डेट ये इक्विटी में कन्वर्ट हो गई, आपका लोन था, आपको बदले में इक्विटी शेयर दे दिए गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? आपने कंपनी के इक्विटी शेयर बैंक को दे दिए आपके, समझ में आ रहा है सबको? ये सर ना। उसके बाद में अल्ट्रेशन, बैंक ने आपके असेट को सेल कर दिया। कितने तरीकों से सेटिस्फेक्शन हो सकता है? सेटिस्फेक्शन मतलब असेट चार्ज के बाहर आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन रिपे हो गया, इसका मतलब असेट चार्ज के बाहर आ गई। लोन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो?
उसमें अगर सबसे पहले सेटिस्फैक्शन रजिस्टर कर सकती है कंपनी अंडर सेक्शन नंबर 82। 30 दिन के अंदर CHG4 में ये ROC को इंटीमेट करेगी। किसको इंटीमेट करेगी बोले एक बार? ROC। और 14 डेज के अंदर ROC चार्ज होल्डर को पूछेगा कि भैया सेटिस्फैक्शन हुआ या नहीं हुआ है। बदले में रिप्लाई आएगा यस और नो, और ऐसे सिचुएशन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन का। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चार्ज होल्डर मतलब बैंक को पूछेगा, क्रेडिटर को पूछेगा कि भाई सच में सेटिस्फैक्शन हुआ ये टाइम पास कर रहे हैं जीवन में। मतलब समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? लेकिन अगर कंपनी ने सेटिस्फैक्शन 30 दिन में रजिस्टर नहीं किया तो कोई भी होल्डर या आरओसी खुद, अगर आरओसी को थर्ड पार्टी से पता चलता है तो आरओसी खुद को अगर यह पता चला कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो चुका है या असेट रिलीज हो चुकी है या प्रॉपर्टी अंडर चार्ज सीज टू बी अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी हो चुका है या तो ऐसे सिचुएशन में आरओसी दोनों को इंटीमेट करेगा, कंपनी को भी इंटीमेट करेगा और क्रेडिटर को भी इंटीमेट करेगा कि सच में तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया है क्या। दोनों लोग रिप्लाई देंगे अपने अपने हिसाब से, ठीक है, कि सेटिस्फैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर आरओसी डिसाइड करेगा और ऑर्डर पास करेगा कि सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हुआ है क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इधर है सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार से 82 और इधर कौन सा है 83। मैंने स्टेप वाइज नंबरिंग करके रखा है किसको क्या 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 लगना चाहिए, पूरा स्टेप वाइज देके रखा है, ठीक है। जो ने मार्किंग की है आपके इसमें आप कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट फटाफट। कंपनी की जगह आरओसी होना चाहिए। चलो डन एवरीबॉडी, मार्किंग हो गया पक्का। एक बार 82 83 रीड करके देखिए फटाफट फटाफट। असेट इन बिटवीन सेल नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है। कर भी दिया तो अभी हमने 80 पढ़ा ना सेक्शन।
सबको सेटिस्फैक्शन बहुत, मतलब जो भी सर्टिफिकेशन है दोनों को मिलना चाहिए, उसके सिवा एविडेंस कैसे रहेगा? ठीक है, नहीं यहाँ तो चेंज ही हुआ है ना सर्टिफिकेट के नंबर डायरेक्टली, 2 3 है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो नंबर ही चेंज हुआ है ना। डन। ये 300 डेज का जो लॉजिक है वर्चुअल में जिनको इशू आ रहा है लाइव स्ट्रीम में, ये ऑलरेडी मैंने एक बार ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि ये एक्सटेंशन दिया जाता है 300 दिन तक के विद द लेट फीस। मैंने बोला था कि इसमें इंटेंट फाइलिंग का है नहीं, लेट फीस कमाने का इंटेंट है। ठीक है, लास्ट टाइम पे एक जगह पे हमने 300 डेज देखा था, तभी मैंने सेम चीज़ ही बोली थी, और मैंने तब ये भी बोला था कि चार्जेस ऑन असेट में भी नियरली सेम चीज़ आएगा। समझ में आ रहा है सबको? ये सर ना, हालांकि आपको समझ में आएगा। और 300 डेज बिकॉज सेक्शन 87 में इसके पावर मेंशन किए हैं। ठीक है, चलो 82 83 हो गया। 82 83 होने के बाद में देयर इज 84 विच इज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। सिंपली जब बैंक के लोन रीपे नहीं होंगे तो बैंक एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा आपके असेट को सेल करने के लिए। उस लिक्विडेटर के पास पूरा हक है कि वो असेट को सेल कर सकता है, उसमें से लोन की रिकवरी करके बैंक को वापस दे सकता है। तो उसी के लिए उन्होंने सेक्शन नंबर बनाया है 84। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा काम का एज सच नहीं है, छोटू सा सेक्शन है, तो आराम से होमवर्क में घर पे रीड करना। ठीक है, फिर उसके बाद में 85 डिलीटेड है आपका। ठीक है, 86 के अंदर पेनल्टी दिया गया है। एक बार 86 की पेनल्टी चेक करो आप, अमेंडेड पेनल्टी है प्रॉपर्ली, जरा देखिए। छोटा सा सेक्शन है, शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। पेनल्टी का ऐसा ना, वो पूरे चैप्टर की पेनल्टी है। हाँ, आप 77 से लेके 87 तक कुछ भी कॉन्ट्रावेन कीजिए तो उसके लिए वो पेनल्टी मेंशन की गई है। ठीक है, चलो, और सबसे आखिरी आता है पावर्स ऑफ सीजी, जो है सेक्शन नंबर कौन सा बोले बाजू से 87। अब एक्चुअली 87 का जो मेन इंटेंट है वो बिना 81 82 के मतलब समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं चार्ट के थ्रू ट्राई करता हूँ। रेडी, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, पावर्स ऑफ सीजी के अंदर 87 में दो चीजें हैं। पहला एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, ये पावर दिया गया है। जो 300 डेज आप पढ़ रहे हो ना, वो यहाँ पे वहां से आया है, इस सेक्शन से। और दूसरा है रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर। एक्सटेंशन ऑफ टाइम में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है 77 78 में चार्ज रजिस्टर करने से, या 82 83 में चार्ज सेटिस्फाई करने के रजिस्ट्रेशन से, या फिर फेल हो जाता है चेंजेस ऑफ चार्ज रजिस्टर करने से अंडर सेक्शन नंबर 79, तो उसको 30 दिन के ऊपर सीजी 300 दिन देता है चार्ज रजिस्टर करने के, जिसमें कोई सेंस नहीं है। मैंने इसके पहले भी बोला कि इतना समय कोई देता नहीं है, क्यों दिया है उनको भगवान को ही मालूम। चले, लेट फीस चार्ज किया, बोले 300 दिन तक रजिस्टर करो। कोई मतलब ये कंफर्म अमेंडमेंट वाली चीज है, फ्यूचर में आएगी ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 1 साल आप दे रहे हो ऐसी चीज के लिए जिसका कोई भी संबंध नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है एक्चुअली। दूसरा है रेक्टिफिकेशन, पर ये सेक्शन आपको बेसिकली ज्यादा नहीं लगेगा। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग सेक्शन 81 एंड 85 जो डिलीट हो गए हैं। आरओसी जो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करता है और कंपनी जो रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करता है, उन रजिस्टर्स में अगर कभी कोई करेक्शन है, उन रजिस्टर्स में अगर कभी कोई करेक्शन है, तो ऐसे सिचुएशन में 87 सेक्शन नंबर काम में आ सकता है। वो रेक्टिफिकेशन यहां पे कैरी आउट किया जा सकता है। द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द चार्ज बाय सीजी। सीजी ऐसे केसेस में पास कर सकता है ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ द चार्ज ऑफ द कंपनी एंड द आरओसी विच आर मेड अंडर सेक्शन कौन सा 81/85, जो 81 या 85 में बनाए गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये है सेक्शन नंबर 87 का कंटेंट। समझ में आ रहा है पक्का? यस और नो? आप चाहो तो लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। ये आपके बुक में ड्रॉ किया होगा ऑलरेडी, राइट? रेक्टिफिकेशन बोलो या रेक्टिफिकेशन बोलो, क्वाइट थोड़ा लिटिल सिमिलर सा ही मीनिंग है। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं, ऑफ कोर्स आई नो, बट क्वाइट सिमिलर सा मीनिंग है। चलो डन एवरीबॉडी। रेक्टिफिकेशन बोलो मतलब, रेक्टिफिकेशन का मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आप उसको वैलिडेट करवा रहे हो, जो गलतियां हुई है उसको वैलिडेट करवा रहे हो। रेक्टिफिकेशन का मतलब है जो गलतियां हुई है उसको सुधार रहे हो। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, नियरली सिमिलर मीनिंग है। रेक्टिफिकेशन एक्सेप्टेंस ऑफ द मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन क्लियरिंग आउट ऑफ द मिस्टेक, चेंज ऑफ मिस्टेक। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा ना, यहाँ आपका एक और चैप्टर खत्म होता है, दैट इज चार्जेस ऑन असेट। समझ में आया? अब आपका बुक जो है जहाँ पे अपने सेक्शन लिस्ट बनाई है अपन ने, बोलो ऐसा ना, उसके ऊपर जाइए फटाफट और उसको फिलअप कर लीजिए। ठीक है, चार्ट को
एसी करना है क्या? हाँ, कम करना है, छोटा करना है, कर लो। चलो फटाफट, सबसे पहले चार्जेस ताज़ा ताज़ा किया है तो चार्जेस को ख़त्म कर लेते हैं। आ जाइए सेक्शन नंबर 77 के ऊपर। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। चलो 77 के अंदर है, सबसे पहले बोलो रिजोल्यूशन कौन सा है 77 में, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में कोई रिजोल्यूशन वगैरह है नहीं, डैश। दूसरा ई फॉर्म कोई, CHG1, CHG2, CHG3, सर्टिफिकेशन वो भी उसी में है ना, CHG1, CHG2, CHG3, ठीक है। उसके बाद में पेनल्टी देख लो, चेक कर लो, लिख लो, स्पेशल पॉइंट आपके हिसाब से। नहीं 60+60 वाली पेनल्टी नहीं है, 77 में कोई पेनल्टी, क्योंकि पूरे चैप्टर की पेनल्टी ही 86 में है, तो यहाँ क्या ही रहेगी, तो पेनल्टी में डैश, ठीक है। उधर इसमें भी डैश, स्पेशल पॉइंट में आपके हिसाब से। फिर 78 अप्रूवल नहीं है, ई फॉर्म CHG9, CHG9 2 और 3, CHG2, CHG3, ठीक है। सिर्फ पेनल्टी नहीं है और ये भी नहीं है, स्पेशल पॉइंट आपके हिसाब से। फिर उसके बाद में 79 मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर अप्रूवल्स नहीं है, ई फॉर्म CHG1 वापस से, CHG1, CHG2, CHG3, क्योंकि आप चेंजेस करोगे तो भी सेम ही होगा ना सब। उसके बाद में कोई पेनल्टी नहीं। उसके बाद में अच्छा, पेनल्टी के लिए आप सब 86 लिख के रख सकते हो, सेक्शन 86 ऐसा, मतलब दिमाग को कोई टेंशन नहीं रहेगा आपके। नेक्स्ट वाला 80 नॉलेज ऑफ चार्ज, डैश 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 डैश, कुछ है ही नहीं काय में। ऐसा ना 81 है ही नहीं अपने को, डिलीटेड है सेक्शन, डिलीट कर दो उसको, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में, कट कर दो सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद में सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, कोई रिजोल्यूशन है क्या? नहीं है। ई फॉर्म CHG4, ये सुनो, और CHG5 काय के लिए, ROC की तरफ से है वो, सर्टिफिकेशन के लिए CHG5 है, चेक कीजिए एक बार वापस से लिस्ट में, स्टार्टिंग के लिस्ट में चेक कीजिए। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के अंदर CHG4 सेक्शन कौन सा दिया है? 82, 83 CHG5 है सेटिस्फेक्शन के लिए ना, हाँ, तो लिख के रखिए CHG5। पेनल्टी 86, स्पेशल पॉइंट डैश। उसके बाद में 83 के लिए भी CHG5, पेनल्टी 86 डैश। CHG4 किसका है? लिक्विडेटर 82 का ही है ना, 82 में CHG4 लिखो, दैट इज सेटिस्फेक्शन बाय ओके कंपनी ना, और सर्टिफिकेशन 85 में है, तो हाँ, तो बाकी 4, 5 दोनों हैं, तो दोनों केसेस में CHG4 CHG5 लिखो, मतलब दोनों केसेस में 4 फाइल करना है और 5 में सर्टिफिकेशन आएगा, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वाला 80, हाँ, कंपनी बाय ROC तो भी CHG4 है, और उधर ROC खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भी CHG4 में ही करेगा, सेटिस्फेक्शन 5 में ही आएगा,
ठीक है, नेक्स्ट वाला अगला अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, उसके अंदर अप्रूवल आई गेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, या तो फिर अपॉइंटमेंट किसके थ्रू है, देखिए एक बार 84 में वहां अप्रूवल के अंदर लिखिएगा प्लीज, अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय क्रेडिटर, अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय क्रेडिटर, अप्रूवल्स के अंदर अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय क्रेडिटर, लिख लिया। उसके बाद में इधर CHG 6 ना, 5 हो गया ना, CHG 6 होना चाहिए, CHG 6 है वो, 5 नहीं है, उसको चेंज कर दीजिए, CHG 6 है वो, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का CHG 6, ठीक है। उसके बाद में अगर बुक में भी होगा तो बुक में भी चेंज कर दीजिएगा CHG 6 करके, ओके डन एवरीबॉडी। उसके बाद में पेनल्टी 86 वाला और स्पेशल पॉइंट डैश, उसके बाद में 85 है नहीं, 86 के अंदर खुद ही पेनल्टी है तो कोई अप्रूवल ई फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके बाद में 87 दैट इज पावर्स ऑफ CG, उसके अंदर अप्रूवल ऑफ CG, अप्रूवल ऑफ CG, ई फॉर्म में CHG 8, अगर आपको डिले वगैरह कंडोनेशन करना है तो, अगर आपको अप्लाई करना है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम या कंडोनेशन ऑफ डिले तो CHG 8, पेनल्टी में 86, स्पेशल पॉइंट में कुछ नहीं, स्पेशल पॉइंट में आपके हिसाब से। श्योर डन एवरीबॉडी।